सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, दिल्ली में भी खूब हो रही है, क्योंकि 29 वर्ष की है मात्र। लंदन में पढ़ाई लिखाई किया है इकरा हसन ने और इस बार समाजवादी पार्टी ने कैराना सीट से प्रत्याशी बनाया है। और कैराना सीट की बात करें तो पहले चरण में वोटिंग होनी है। हमारे साथ खुद इकरा हसन मौजूद है बातचीत के लिए, जो प्रचार के लिए निकली हुई है और घर घर तक पहुंच रही है, प्रचार अभियान कर रही है। मैम, किस तरह से चुनावी माहौल देख रही हैं? क्योंकि हमने देखा कि आप खुद यहाँ पर घर घर जा रही हैं, महिलाओं से बातचीत कर रही हैं। क्या फीडबैक, क्या माहौल लग रहा है? हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और सब जगह पहुंचने का प्रयास है, लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है तो पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन मैं ख़ास तौर पर महिलाओं का ध्यान रखते हुए उनसे ज़रूर मिलती हूँ, क्योंकि महिलाओं से कोई मिलता नहीं है। खासकर जो हमारे पुरुष कैंडिडेट्स होते हैं एक तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। तो मैं अपनी तरफ से, मेरी छोटी कोशिश एक महिला होने के नाते यही रहती है कि मैं उन तक पहुँचूँ, क्योंकि वो लोग स्टेज तक नहीं आके अपनी समस्या रख पाती। तो उन तक पहुँचकर उनकी जो दिक्कत है, परेशानी है, उसको जानने का मेरा प्रयास रहता है और महिलाओं से भरपूर समर्थन मिलता है। मैं अगर अपना वोट बैंक किसी को मान रही हूँ तो वह आधी आबादी को मान रही हूँ, तो इसलिए उनमें जाना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। मैं मात्र 29 वर्ष की आप हैं, इसीलिए ज़्यादा चर्चाएं जो है वो इकरा हसन की हो रही है। लंदन में पढ़ाई लिखाई आपने किया है, राजनीति में अब धीरे धीरे सक्रिय हो रही हैं। किस तरह से ये सफ़र रहा है आपका? जी, ये शुरुआत अचानक हुई थी, कुछ ऐसे सोची समझी मेरी प्लानिंग नहीं थी। लेकिन मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो कुछ परिस्थितियां घर में ऐसी बनी कि मुझे आना पड़ा। उस दौरान मेरी रुचि एकेडमिक्स में जाने की थी, लेकिन आज यहाँ पर राजनीति के उसमें हम पहुँचे हैं और मेरा प्रयास यही है कि यहाँ पर भी मैं कुछ अपने लोगों के लिए कर पाऊँ, उनकी आवाज़ मजबूती के साथ उठा पाऊँ। तो वही कोशिश के साथ लोगों के बीच में जाऊँ। आपको पहले से कहा गया था कि टिकट आपको लोकसभा चुनाव में दिया जाएगा, आप तैयारी करिए? जी, 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें मेरे भाई यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़े थे, लेकिन भाजपा के षड्यंत्र के तहत उन पर झूठे मुकदमे लगाकर चुनाव से बिल्कुल पहले उन्हें जेल में भेज दिया था। भाजपा चाहती थी कि उन्हें अलग करके वो सीट जीत जाएगी, लेकिन उस दौरान मेरी यहाँ पर आना हुआ। मैंने उस दौरान पहली बार राजनीति में एक कैंपेन को लीड किया और सबने साथ दिया, सबने प्यार दिया, तब जाकर मेरी शुरुआत राजनीति में हुई। फिर 1 साल हमें लगा उन्हें जेल से निकालने में। तो वो जो दौरान था, हम जीत गए थे चुनाव, तो मेरे भाई का विधायक कार्यकाल वो मैंने 1 साल तक देखा। उसमें मैंने सभी से मुलाकात रखी, जिम्मेदारी समझी, क्योंकि लोगों ने बहुत भारी मतों से हमें जिताया था। तो उस दौरान यहाँ पर सबसे मिलना जुलना और लगाव बढ़ा और मुझे महसूस हुआ। पार्टी ने भी बुलाकर तब कहा कि आप तैयारी करो, आपको लोकसभा लड़ाएंगे। तो 2 साल से मैं लगातार तैयारी में थी और पार्टी ने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। तो मैं बस उनकी इस उम्मीद पे खरा उतरना चाहती हूँ और कोशिश यही है कि सीट जीत कर उनको देंगे। मैम, आपके परिवार की बात करें तो पूरा परिवार राजनीति में है शुरू से। आपके भाई हो, आपकी माँ की बात करें, आपके पिताजी की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश का समीकरण है, जो आरोप लगाए जाते हैं सत्ता पक्ष पर, चाहे हम रामपुर की बात करें, आजम खां की बात करते हैं या आपके भाई की बात करते हैं, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये भाजपा की जो रणनीति है राजनीति में, वो फूट डालकर राजनीति करने की है। जिस तरीके से वो समाज का विभाजन करते हैं अलग अलग तर्ज पर, कभी सांप्रदायिकता के माध्यम से, धर्म जात के माध्यम से, इसी कड़ी में इन्होंने विपक्ष को दबाने के लिए जो भी मजबूत आवाज़ उठती हैं उन पर या तो ईडी भेजकर, सीबीआई भेजकर, झूठे मुकदमे लगाकर विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। और ये सीधा सीधा इनका षड्यंत्र है लोकतंत्र को ख़त्म करने का। अब संविधान को बदलने की भी बात इनके नेता कह रहे हैं। तो जिस दिशा में हमारा देश जा रहा है, ये बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति है। तो इसमें सभी लोगों को एकजुट होकर ये प्रयास करना चाहिए कि इनकी जो ये नीयत है, इसको हम यहीं पर रोकें और इनको अब इस गद्दी से उतार कर कुछ ऐसे लोगों को मौका दें जो सबको, पहले जो विपक्ष होता था वो अपनी बात मुखर रूप से रखने के योग्य रहता था, उनकी भी सुनवाई होती थी। अब विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, कोई बोलने लायक इन्होंने छोड़ा नहीं है। तो ये विपक्ष को ख़त्म करने की, लोकतंत्र की हत्या की भाजपा का प्रयास है। क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप महिलाओं के बीच जा रही हैं, लोगों के बीच जा रही है? क्योंकि हमने तस्वीरें दिखा कि आशीर्वाद लोग आपको दे रहे हैं।
देखिए, हमारा जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है, तो अभी भी यहाँ पर जो बेसिक डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं वो भी बहुत अहम है। और उसके साथ साथ ये एक गन्ना बेल्ट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसान वर्ग के लोग हैं, तो और पेमेंट यहाँ पर टाइम से नहीं हो पाता है मिलों पर। वो एक बड़ी समस्या है जिसके लिए धरने भी चलते रहते हैं। 3 महीने का भी धरना हमारे ज़िले में चला था। तो गन्ने के पेमेंट की बढ़ोतरी और खाद वगैरह का जो रेट है वो कम होना चाहिए। इस तरीके के किसानों के यहाँ पर मुद्दे हैं। साथ ही में यहाँ पर महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का एक मुद्दा है जो मेरे सामने आया है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो उनकी पढ़ाई एक हद तक होकर रुक जाती है, और वो इसीलिए क्योंकि कॉलेजेस जो यहाँ पर हैं वो कोएड हैं, और यहाँ के माँ बाप कंफर्टेबल फील नहीं करते उन्हें कोएड में भेजने में। तो हमारा प्रयास ये रहेगा सरकार के माध्यम से या और किसी तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टर्स के ज़रिए कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा कर सके, कोई संस्थान ऐसा ला सके जिसमें महिलाएं सुरक्षित महसूस करें और उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। मैम, सवाल ये भी है क्योंकि पहले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है। रालोद जो समाजवादी पार्टी के साथ थी वो पिछले कुछ महीने पहले एनडीए के साथ चली गई। लगता है कि इसका असर भी चुनाव में होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में? देखिए, बीजेपी की जो विचारधारा है वो किसान हित की नहीं है, और ये उन्होंने बार बार दर्शाया है। तो जनता इस बात से जागरूक है। और हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा हमारा समाजवादी और लोकदल का गठबंधन था, जिसने 2022 के चुनाव में हमारे ज़िले में 3 विधानसभा सीट पड़ती हैं, तीनों में से भाजपा को हराया था। तो वैचारिक रूप से हमने और लोकदल वालों ने इकट्ठे संघर्ष किया था, और सभी किसान भाइयों ने भाजपा की नीतियों के खिलाफ, चाहे मिलों पे धरना देना हो या चुनाव में संघर्ष हो, तो एक तालमेल वो बहुत अच्छा था, क्योंकि विचारधारा सेम है। नेचुरल एलाइज है समाजवादी और आरएलडी, और बीजेपी की जो विचारधारा है वो बहुत विपरीत है, क्योंकि आरएलडी मुख्य रूप से एक किसान की बात करने वाली पार्टी है, और बीजेपी किसानों को सिर्फ रौंदने को चलने का और बर्बाद करने का काम कर रही है। तो इसलिए ये अभी जो दलों का मेल है ये धरातल पर दिलों का मेल हुआ नहीं है। और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पर जो मेरे पिताजी थे उनका बहुत लगाव रहा है किसान भाइयों से, जाट समाज से, तो हमारे व्यक्तिगत ताल्लुकात भी हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से हमने इकट्ठे संघर्ष किया है तो लोग वो देखते हुए बीजेपी को नकारने का काम करेंगे, और बीजेपी ने अभी तक कोई समाधान किसानों के लिए किया भी नहीं है, तो उसका भी एक प्रभाव है। हालांकि आरएलडी हमारे साथ होती तो हमें मजबूती और मिलती, लेकिन भाजपा की खुद की जो रिपोर्ट कार्ड है किसानों के लिए वो इतना ख़राब है कि उसमें अभी उन्हें आरएलडी से भी लाभ नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जयंत चौधरी कह रहे हैं कि एनडीए किसान हितों की बात कर रही है, तो आपको लगता है कि चुनाव के बाद जो रालोद की अगर हम बात करते हैं तो मन बदल सकता है, वो समाजवादी पार्टी के साथ रालोद आ सकती है? लेकिन अभी तक तो एनडीए की तारीफ करते हुए जयंत चौधरी दिख रहे हैं। जी, किसान हित की बात जयंत जी कर रहे हैं, एनडीए वाले नहीं कर रहे हैं, मतलब बीजेपी नहीं कर रही है। वहाँ पर जयंत जी चले गए और वो हमेशा से किसान हित की बात करते हैं, वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन देखने का ये है कि कितना भाजपा उनकी बात को संज्ञान में लेती है और कितना उनके कहने से वो किसानों का समाधान करती है। और ये चुनाव के बाद ही देखने को मिल सकता है, उससे पहले तो नहीं मिल सकता। और अभी की जो चुनाव है वो अभी के कार्यकाल पर निर्भर करेगा, क्योंकि इनकी अब तक का जो भी कार्यकाल रहा है 10 साल का, 1 साल तक आंदोलन चला था, कोई इन्होंने उस पर सुनवाई नहीं करी। उस दौरान जो वादे हुए थे एमएसपी का आज तक अधूरा है। चुनाव से पहले ये वादा पूरा हो सकता था, लेकिन तब भी नहीं किया गया। अब घोषणा पत्र में आगे के लिए डाला है, पिछली बार भी डाला था, तो उसका सबको पता है क्या अंजाम होना है। और रही कर्ज माफ़ी की बात, भाजपा ने 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ किया है, अपने जो इनके ये पूंजीपति मित्र हैं उनका कर्ज माफ़ किया है। लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ करते हुए इनके पास पैसे नहीं होते हैं, और 16 लाख करोड़ एक इतनी बड़ी राशि है कि कई बार किसानों का कर्ज माफ़ इतने में हो जाता। तो इससे साफ उदाहरण देकर भाजपा बार बार ये दर्शा रही है कि वो किसानों के लिए सोचने वाली पार्टी नहीं है, और ये बात यहाँ का किसान अच्छी तरीके से समझता है। उनकी विचारधारा की लड़ाई एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएगी, इसके लिए भाजपा को बहुत भरपाई करने की ज़रूरत है जो अब तक हुई नहीं है। चुनौती मानती हैं बीजेपी को, अगर हम कैराना सीट की बात करते हैं, क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, तो आपको लगता है कि चुनौती भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो हैं आपके सामने?
देखिए 2014 और 19 में जो ट्रेंड था वो ये था कि नेशनल इश्यूज़ पे एक चेहरे पे, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वोट पड़ा था और उसी के तहत हमारे यहाँ से जो माननीय सांसद जी हैं वो भी जीते थे। इस बार जो हमें बदलाव देखने को मिल रहा है वो ये है कि इस बार लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं बाहर के मुद्दों से, या फिर बाहर के जो बड़े बड़े चेहरे बार बार हमारे क्षेत्र में प्रचार के लिए आ रहे हैं उनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं। यहाँ के लोगों को अब यहाँ की जो लोकल मुद्दे हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं और लोग सिर्फ उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। उन मुद्दों पर लोगों की नाराज़गी है और इसलिए मुझे लगता है कि बाहर का जो भी प्रभाव है, जो बीजेपी के पास बड़ा पैसा है, बड़ी सत्ता है, लेकिन वो प्रभाव नहीं डाल पा रही है क्योंकि उनके जो जनप्रतिनिधि हैं जो सत्ता और जनता के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। जैसे कि डबल इंजन की सरकार थी, हमारे क्षेत्र को माननीय सांसद जी चाहते तो इस यहाँ की काया पलट कर सकते थे। जितनी ताकत उनके पास रही है, सांसद अपने आप में एक बड़ी ताकत है और उसके बाद डबल सत्ता के सांसद, तो इससे ज़्यादा ताकत यहाँ पर आज तक किसी सांसद के पास नहीं रही जिनके पास दोनों सरकारों का सपोर्ट हो। तो ऐसे में वो जो कर सकते थे यहाँ पर वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो उसी का उन्हें अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप एब्सेंट रहेंगे, सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट लेकर आप एब्सेंट रहेंगे, लोगों के बीच नहीं रहेंगे, तो जनता ध्यान रखती है और हर सीट पर मोदी जी, योगी जी जाकर काम नहीं कर सकते। काम तो यहीं के लोग करेंगे, यहीं के लोग किसी सत्ता का फ़ायदा दिला पाएंगे। तो सत्ता होनी भी यहाँ वालों के लिए तो सत्ता हुई ना हुई बराबर है, क्योंकि यहाँ तक सत्ता का लाभ पहुँचा ही नहीं। आपको लगता है कि सांसद काम नहीं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा प्रदेश और देश में है, इसलिए उनके नाम पर वोट लोग दे रहे हैं, लेकिन सांसदों ने काम नहीं किया, ये आपको लगता है? जी बिल्कुल। देखिए, प्रचार जो बीजेपी करती है सिर्फ मोदी जी के नाम पर करती है और उनका पूरा फोकस उसी पे है। लेकिन जो अब ये चला है उनका, ये जो स्ट्रेटजी है उनकी 2 बार चल चुकी है, इस बार तीसरी बार ये नहीं चल पा रही है। खासतौर पर मैं अपने क्षेत्र के बारे में अगर कह सकती हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ठीक है एक अट्रैक्शन चुनाव के टाइम पर होता है बड़े चेहरे से, उसके बाद जो काम होते हैं वो तो स्थानीय जनप्रतिनिधि से पड़ते हैं और जब वो असफल रहते हैं लगातार, आप जनता के बीच नहीं आते, तो जनता बार बार इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होती। तो इस बार वो प्रभाव हमें ख़त्म होता नज़र आ रहा है। पलायन मुद्दा मान रही हैं आप कैराना की? क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी के आ रहे, वो कह रहे कि कैराना में समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी करती है, यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं है, कई गंभीर आरोप आप लोगों की पार्टी पर लगा रहे हैं। हाँ, देखिए पलायन का इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया था 2017 में और ये प्रोपेगेंडा यहाँ की जनता जनादेश के माध्यम से 2017 में रिजेक्ट कर चुकी है, 2022 के विधानसभा चुनाव में रिजेक्ट कर चुकी है। इनफैक्ट अब हालात ये हैं कि जो लोकल मीडिया है यहाँ की, आप लोग बाहर से आए हैं, और जो लोकल नेता है उन्होंने अब इस मुद्दे को खुद ही भाजपा वालों ने यहाँ पर उठाना छोड़ दिया, यहाँ की मीडिया ने छोड़ दिया, क्योंकि ये धरातल पर मुद्दा है ही नहीं। 350 परिवार के इन्होंने नाम दिए थे, जिसमें सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज़ सब इन्वेस्टिगेट कर चुकी हैं। 5-6 परिवार ऐसे पाए गए जो अपने बिजनेस में बढ़ोतरी की वजह से बड़े शहरों में चले गए, और ये जो प्रोसेस है ये हर जगह देखने को मिलता है। जब भी कहीं बिजनेस में एक्सपेंशन होता है, आदमी बड़े शहर की तरफ रुख करता है। तो इसमें जिस तरह के आरोप इन्होंने लगाए थे कि कोई एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोग को यहाँ से भगा रहे हैं, उसमें ज़रा सच्चाई नहीं पाई गई। और अगर सच्चाई होती तो 10 साल से इनकी सरकार चल रही है, ये कार्रवाई करते, हमें जेलों में डालते, हम पे ये आरोप लगाते, इन्हें किसी ने रोका तो नहीं, इन्हीं की सरकार है। तो जब ये कुछ कर नहीं पाए, अगर मुद्दा था तो इन्हें या तो समाधान निकालना था। अब भी ये मुद्दा क्यों है जब 10 साल से इनकी सरकार चल रही है? ये मेरा इनसे प्रश्न है। तो ये बेवकूफ़ी की बात है, धरातल पर ये कोई मुद्दा है ही नहीं, इनके पास इसके अलावा कोई बात है नहीं करने को, काम इन्होंने किया नहीं। तो ये अब बस प्रोपेगेंडा के तहत इन बातों को चलाते हैं और ये यहाँ नहीं चलती हैं, लेकिन ये यहाँ का फ़ायदा दूर के एरिया में लेते हैं। ईस्टर्न यूपी में ये लोग प्रचार करते हैं कि वहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास इनका रहता ही है हमेशा। तो ये दूर जाकर इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये हमारी यहाँ के लोग इन्हें बता चुके हैं कई बार, अब ये मुद्दा ख़त्म है।
देखिए, एक सवाल ये भी है कि महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में इन दिनों खूब राजनीति हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महिला समाजवादी पार्टी के सरकार में सुरक्षित नहीं थी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महिला बीजेपी सरकार में, खासतौर पर योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। ऐसे में इकरा हसन भी महिला है, मैं भी महिला हूँ। महिला होने के नाते आप इस राजनीति को कैसे देख रही हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाया जा रहा है? लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, इन्होंने सुरक्षा के नाम पे महिलाओं के लिए जो कुछ किया है या नहीं किया वो आज जनता के सामने है। जो हाथरस कांड हुआ था, जिसमें एक दलित महिला का शव भी प्रशासन ने उसके परिवार को नहीं दिया, जिस तरह का उत्पीड़न उस दौरान हमें देखने को मिला, उसके बाद आप महिला जो हमारी खिलाड़ी हैं उनके साथ जिस तरीके से शोषण हुआ, वो भाजपा के ही मंत्री हैं, यूपी से ही हैं, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें दोबारा से टिकट दिया गया और इतना बड़ा प्रोटेस्ट देश की राजधानी में हुआ, लेकिन उससे भी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये लोग अपने अंदर झांकते नहीं हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। इनके टाइम में ये तो जब पूरा मीडिया इनके कब्जे में है, तब जाकर ये 2 इंस्टेंसेस ऐसे थे जो उजागर हो गए ज़्यादा, लेकिन इसके अलावा जो चर्चित मामले नहीं हैं पर हो रहे हैं लगातार। आप अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट्स देखेंगे तो लगातार महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति क्राइम में बढ़ोतरी है। बस इनकी जो मैनेजमेंट है मीडिया की, ये बातें बाहर निकलने नहीं देते, इनके हिसाब से सारा प्रचार चल रहा है, तो ये बात बाहर नहीं आती है। कुछ केसेस जो ज़्यादा चर्चित हो जाते हैं वो उभर कर आते हैं। और भाजपा की पूरे देश में सरकार है, पूरे देश में जो हालात इन्होंने बना रखे हैं, मणिपुर का अगर हम बात करें, वहाँ पर जो घटना हुई, हमारे देश को पूरे दुनिया में शर्मसार उसकी वजह से होना पड़ा और आज तक वहाँ का निस्तारण नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 लोकसभा सीटें हैं, तो इन्होंने वो डिस्कार्ड कर दिया एक तरीके से। तो ये लोग महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं की बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनके राज में जो कुछ हो रहा है, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और सबके मुंह बंद किए जा रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर होता है कि जो कानून व्यवस्था की बात ये करते हैं वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो 100 नंबर हमारे पार्टी के टाइम में चली थी, उसी को इन्होंने पेंट करा के 112 करके अपनी चला दी है। तो इन्होंने करा तो कुछ भी नहीं है बातें करने के अलावा। भाषणबाजी आती है, जुमलेबाजी इनका काम है, वही ये लोग करते हैं। ये भी लोग जानना चाहते हैं कि इकरा हसन चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में रहेंगी या फिर आगे पढ़ाई लिखाई करेंगी, आगे किस तरह से, क्या प्लानिंग है आपकी? जी, मैं 2021 में वापस आई थी और 2021 से आज हम 2024 में हैं और 3 साल मुझे यहाँ लगातार हो गए हैं। ना मैं कहीं बाहर छुट्टी पे गई हूँ, ना पढ़ाई के लिए गई हूँ मैं, क्योंकि ये एक 24/7 जॉब है, इसमें छुट्टी है ही नहीं। तो और मैंने ये हमेशा अपने पिताजी के कार्यकाल से देखा है, जिस तरीके से वो हमें भी टाइम नहीं दे पाते थे। मैं जितना उन्हें आज जानती हूँ वो जनता के माध्यम से ज़्यादा जानती हूँ और खुद के एक्सपीरियंसेस से कम, क्योंकि उन्होंने अपना सारा वक्त जनता को दिया था। तो अगर राजनीति करनी है तो यहाँ जनता के बीच में रहकर ही करनी होगी और मैं लगातार बिना कुछ बने 2 साल से जनता के बीच में हूँ और आगे अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है, मौका मिलता है, तो मैं सबसे ज़्यादा टाइम अपने लोगों को देना चाहूँगी, इनकी सेवा करके कुछ ऐसा करना चाहूँगी जिससे मैं भी सर उठा के बाहर जा सकूँ। महिलाएं क्या कह रही हैं जब आप पहुंच रही हैं वहां पर? बुजुर्ग भी हैं, तमाम लोगों से जब मुलाकात कर रही हैं तो क्या रिस्पांस आपका मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, सबका आशीर्वाद, सबका प्यार मिल रहा है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कम्युनल लाइंस पे ना जाकर हमें 36 बिरादरी से सपोर्ट और समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सभी, कोई वर्ग, कोई जाति ऐसी नहीं है जो त्रस्त नहीं है भाजपा सरकार से। सब परेशान है, सुनवाई किसी की नहीं हो रही है। सरकार में आदमी वोट इसीलिए देता है कि उसका कोई काम पड़े, चाहे व्यक्तिगत काम हो, तो कोई जनप्रतिनिधि हो जो उसकी सुनवाई कर सके। लेकिन यही मामले जो हमारे क्षेत्र में हैं, कोई सुनवाई किसी की नहीं है, लोग त्रस्त हैं और इसीलिए भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए मैं कहूँ, उन तक कोई पहुँच नहीं पाता है। मेरी अपनी कोशिश महिला होने के नाते यही रहती है कि चाहे मेरा टाइम डबल लगे, लेकिन मैं घर के अंदर जाकर ज़रूर महिलाओं से मिलती हूँ, क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी नहीं आ पाते और प्रचार के लिए भी नहीं आ पाते, अपनी बात नहीं रख पाते।
तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उन तक पहुँचूँ, उनकी समस्या सुनूँ। और मुझे जितनी उम्मीद, सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी से उम्मीद है तो मुझे अपने क्षेत्र की महिलाओं से है कि वो लोग निकल कर ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर मुझे आशीर्वाद देंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जीतने के बाद महिलाओं पर फोकस होगा कि किस तरह से महिलाएं आगे बढ़े और इसी क्षेत्र में रहकर काम इकरा हसन करेंगे। इस दौरान आप देख पा रहे होंगे कि खुद दोपहर का वक्त है, निकली हुई हैं और सुबह से निकलकर रात तक प्रचार अभियान कर रही हैं। अब देखना होगा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो कैराना सीट पर कौन विजयी होता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, कैराना।